अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे आमिर बिलाल ने लाहौर से भेजी है। ये उनका रियल नेम है। इससे पहले भी उनकी एक कहानी मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल कर चुका हूं। जब ये लोग गाड़ी में सवार थे, उसमें एक बुज़ुर्ग सफ़ेद कपड़े पहने हुए उस गाड़ी में आके बैठा था और एक ऐसे जंगल में उतरा था जहाँ रात के 2:30 बजे कारी साहब बच्चों को बैठे कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी याद आ गई होगी। आज उन्होंने कहा मदर भाई, अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी जो आज तक कुछ सवालात हैं उनके जो उनको समझ नहीं आए, उन्होंने कहा आप इसको ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल कीजिए और मुझे इन सवालों के जवाब भी दीजिए। बहुत सारे लोग जो मुझे कहानियाँ भेज रहे हैं, हर कहानी के एंड में एक सवाल क्यों होता है? वो उलझी हुई बात जिसको इंसान समझ नहीं सकता कि अगर ये हुआ तो किस वजह से हुआ, ये वाली बात हुई तो किस वजह से हुई। जिन्नात, ये छुपी हुई मखलूक, इसके साथ जब भी आपका पाला पड़ता है तो फिर बहुत सारे ऐसे सवालात भी पैदा हो जाते हैं जिसको इंसान खुद से समझ नहीं सकता और उनके जवाबों को ढूंढता है। ऐसी ये कहानी जो आमिर बिलाल ने मुझे भेजी है, वो कहते हैं कि लाहौर में जब मैं पैदा हुआ तो मेरी पैदाइश के 2-3 महीने बाद ही मेरे वालिद साहब ने एक घर लिया, बना बनाया घर, लाहौर के एक एरिया के अंदर। ये तकरीबन 8 कमरों पे मुश्तमिल एक घर था। मेन गेट से जैसे ही इस घर में दाखिल होते तो जो नीचे वाला पोर्शन था वहां पे 2 बड़े कमरे बने हुए थे। एक मेहमानों के लिए था, उसके साथ जुड़ा हुआ अटैच बाथरूम भी था, और दूसरा एक बड़ा सा बेडरूम कह लीजिए। ऊपर सीढ़ियां चढ़ के आप जाते थे तो ऊपर 3 कमरे आते थे, और उससे ऊपर भी सीढ़ियां चढ़ के जाते थे तो उससे ऊपर भी 3 कमरे मौजूद थे। यानी 3 कमरे ऊपर, उसके नीचे 3 कमरे, और उसके नीचे जहां पे 2 कमरे थे, एक बेडरूम और एक मेहमानों का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सहन था। उस सहन की जो जहां पे दीवार खत्म होती थी उसके पीछे एक ऐसी हवेली मौजूद थी जिसके अब निशान ही बाकी रह गए थे। जो कमरे उसके बचे हुए थे वो भी इतने टूटे फूटे थे कि अंदाज़ा होता था कि जिस वक्त इस हवेली को बनाया गया होगा ये अपनी शानो शौकत से मौजूद होगी। तकरीबन कोई 2.5 से 3 कनाल के ऊपर यह हवेली मौजूद थी, लेकिन इस वक्त उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दरख्त थे, झाड़ियाँ उगी हुई थीं और कमरे टूट फूट का शिकार हो गए थे। तकरीबन जितनी भी उसके अंदर इमारत थी वो गिर चुकी थी, लेकिन आज भी उसको देखने से अंदाज़ा होता था कि यह हवेली थी। जो आसार अभी बचे हुए थे वो अपने वक्त का बताते थे कि उस वक्त की शानदार हवेली। वो कहते हैं मेरी बहन, उसके बाद एक भाई, और तीसरा नंबर आमिर बिलाल कहते हैं मेरा था। मेरे बाद भी एक बहन चौथी पैदा हुई। हम 3 भाई, हम 3 बहन भाई, बड़ी बहन, उसके बाद छोटा भाई, उस छोटे के बाद आमिर बिलाल का नंबर। ये जो नीचे वाला पोर्शन था जहां पे 2 कमरे थे, उससे ऊपर वाला जो पोर्शन था 3 कमरों का, वहां पे ये लोग रहते थे। और इनके वालिदैन सबसे ऊपर वाली जो मंजिल थी वहां पे उनका बसेरा था। आमिर बिलाल कहते हैं मेरी ज़िंदगी के साथ ये जो वाक़यात हुए हैं जो मैं आज सुनाने जा रहा हूं, मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी सुनी हैं, राज प्रोग्राम देखा है, मज़हर भाई आपकी बहुत सारी बातें सुनी हैं, तब आज जाके फ़ैसला किया है कि बहुत सारी बातें जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थीं अब समझ आ गई हैं। वो क्या था जो नहीं समझ आ सका वो मैंने आपसे एंड में पूछा है। तकरीबन उम्र कहते हैं आमिर बिलाल मेरी उस वक्त 4-4.5 साल की उम्र थी। मेरी बड़ी बहन और उसके साथ मेरे सेकंड नंबर वाले भाई का बिस्तर लगा होता था, और उसके साथ आमिर बिलाल का। वो कहते हैं मैं एक रात सोया हुआ था। रात का कौन सा पहर था मैं नहीं जानता। कमरे में
वो वाला छोटी लाइट जल रही थी जो अमूमन उस वक्त कमरों में जलाई जाती थी कि घुप अंधेरा ना हो, बच्चे सोए हों, किसी को बाथरूम जाना पड़े तो नाइट का जो बल्ब होता था सब्ज कलर का वो जल रहा था। हमारे कमरे के साथ ही सिटिंग रूम था। सिटिंग रूम से आगे जो रूम था उसकी खिड़की गली में खुलती थी, लेकिन जिस रूम में हम सोए थे इसकी एक खिड़की उस सिमत खुलती थी जो बिल्कुल घर की बैक साइड थी, जहां पे वो हवेली थी, खंडर हवेली, दरख्तों से भरी हुई, झाड़ियों से उलझी हुई हवेली। वो हवेली जिसकी दिन की रोशनी में जब परिंदे चहचहाते थे तो उन दरख्तों पे परिंदों की आवाज़ें भी सुनते थे, उड़ते बैठते आते जाते परिंदों का वहाँ पे घोंसले थे, उनका आना जाना था। लेकिन जैसे ही शाम होती थी तो ऐसा लगता था परिंदे इन घोंसलों को छोड़ के कहाँ चले गए हैं। ऐसी खामोशी छा जाती थी उस हवेली के अंदर, ऐसी पुरइसरारियत सी बन जाती थी जैसे वहाँ पे हू का आलम हो। खामोशी, ऐसी खौफनाक खामोशी, ऐसा खौफनाक वीराना के डर सा लगता था। शाम होते ही हम अपनी खिड़की को बंद कर देते थे, आगे पर्दा डाल देते थे, लेकिन रात को अगर कभी पर्दा हटा के उस सिमत हम देखते भी थे हवेली की तरफ तो शदीद डर लगता था। ऐसा घुप अंधेरा होता था जैसे हम शहर से दूर किसी वीराने में हों और वीराने के अंदर एक खंडर हवेली हो, दूर दूर तक कहीं रोशनी नजर नहीं आती थी। ऐसी ही एक रात मैं सोया था कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रख के हिलाया। तकरीबन उम्र मेरी 4-4.5 साल थी। मेरी आंख खुल गई उस कंधे से हिलाने की वजह से। मैंने देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। रंग उसका सफेद था, कान उसके बड़े बड़े से कान, लंबे चूंच वाले लंबे कान, काफी बड़े कान थे। बाल उसके थे सर पे घुंघरियाले, सख्त किस्म के घुंघरियाले बाल। नाक उसकी ऐसी थी जैसे चूंच निकली हो। आंखें बिल्कुल गोल गोल सी आंखें, होंठ दांत वैसे ही थे जैसे इंसानों के होते हैं। आंखें गोल गोल सी थी, कान काफ़ी बड़े थे और नाक उसकी लंबी थी। बाकी वो इंसान का जिस तरह बच्चा होता है वैसे ही बच्चा था। मैं एक बच्चा था और रात को एक इस तरह बच्चे को देखा जो मुझे जगा रहा है, तो मैं थोड़ा सा डरा। तो मुझे देख के मुस्कुराया और उसने मुझे इशारा किया कि आओ खेलते हैं। बच्चे उस उम्र में एक दूसरे का इशारा बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं भी डरते डरते उठ ही गया और उसके बाद वहीं कमरे में ही हम थोड़ी देर इधर उधर फिरते रहे। उसके बाद उसने मुझे इशारा किया और बाहर चलते हैं। मैं छोटा सा था, ये वक्त भी वो था, अगर उनकी 80 की पैदाइश है तो 84 की ये बात है, 1984 की, 1984। तो वो जो पीछे की तरफ खिड़की खुलती थी, उसने खिड़की खोली और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके बाहर चला गया। मैं किस तरह खिड़की खोल के बाहर गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता था उस बच्चे के साथ मैं बाहर जा रहा हूं। और जब हम बाहर पहुंचे तो एक ऐसे ग्राउंड के अंदर पहुंच गए जिसके अंदर सब्जा ही सब्जा था, दरख्त ही दरख्त थे, झाड़ियां नहीं थी। वहां पे भी अंधेरा था, रात का ही टाइम था उस पार्क के अंदर, लेकिन कोई खौफ नहीं था। मैं उस बच्चे के साथ इस तरह खेलता रहा, इस तरह खेलता रहा। वो आगे आगे भागता, मैं उसके पीछे भागता, कभी वो मुझे पकड़ता, कभी मैं उसको पकड़ता। बच्चे जिस तरह खेलते हैं हम इसी तरह खेलते रहे, यहां तक कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर उसी तरीके जिस तरह मुझे खिड़की से बाहर लेके गया था, खिड़की से अंदर लेके आया और मुझे हाथ हिला के चला गया, जैसे कह रहा हो कल मिलते हैं। मैं एक बच्चा था और आके अपने बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठा तो अम्मी ने स्कूल के लिए कहा। अब मैं इन दिनों में स्कूल जाना नहीं, स्कूल आगे है, सॉरी। अम्मी से उठाया तो मैंने अम्मी से कहा कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। मैं शरारती था, भागता दौड़ता था, कूदता रहता था। माँ को जब ये जुमला कहा तो माँ के लिए एक नॉर्मल जुमला था कि सारा दिन तो शरारतें करता है, खाता नहीं है, भागता दौड़ता रहता है, तो टांगों में तो दर्द होगा। तो मेरी माँ ऐसे थोड़ी सी मेरी टांगें दबा देती है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे बेटे की टांगों में दर्द हो रहा है। और फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वो बच्चा फिर से मेरे पास आ जाता, मुझे बिस्तर से उठाता,
और हम बाहर खेलने चले जाते। उसके बाद वो मुझे वापस कमरे में छोड़ के चला जाता। उन्हीं दिनों में मेरा स्कूल भी शुरू हो गया। शुरू के 4-5 दिन तो मैं स्कूल ठीक से गया, लेकिन अगले ही दिन मैंने माँ से कहा, मेरी टांगों में दर्द हो रही है, मैं खेल खेल के थक गया हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो मेरी माँ ने समझा ये स्कूल से भागने के लिए बच्चे जिस तरह अमूमन स्कूल में नहीं जाना चाहते और बहाना कर देते हैं, तो ये उस तरह के बहाने करा। मेरी माँ ने मुझे डांटा और ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। लेकिन जैसे ही फिर रात हुई, अंधेरा फैला, सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, तो मैं भी अपने बिस्तर पे ये सोच के लेट गया कि रात को मेरा दोस्त आएगा और मुझसे खेलेगा, मुझे लेके जाएगा। वो रात को पहुंचा, मैं सोया होता था, मुझे नींद आ जाती थी, वो मुझे नींद से जगाता था। उसने मुझे नींद से जगाया और जब मैं जाग गया तो आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं उसके साथ बिस्तर से नीचे उतरा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, जिस तरह वो मेरा हाथ पकड़ता था और मुझे बाहर खिड़की खोल के लेके जाता था। वो खिड़की जो पीछे हवेली की तरफ खुलती थी, होना तो ये चाहिए था। जो उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं था कि जब मैं घर की 2nd फ्लोर पे हूं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं कि खिड़की खोली और आप बाहर चले गए। खिड़की भी घर में ऊंची लगी होती है, जबकि मैं छोटा 4.5 साल का बच्चा था। खिड़की से भी मुझे कूदना पड़ता। अगर मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होता, मैं तो दूसरी मंजिल पे था घर की। उस वक्त मुझे ये बिल्कुल नहीं एहसास था कि किस तरह वो मेरा हाथ पकड़ता है और खिड़की खोल के हम बाहर जाते हैं। बाहर तो हमें नीचे गिर जाना चाहिए, तो क्या हम उड़ते थे, उड़ते हुए जाते थे या क्या था, मुझे इस बात का उस वक्त समझ नहीं थी। सिर्फ इतना था, वो मेरा हाथ पकड़ता था और हम बाहर चले जाते थे। बाहर कैसे जाते थे मुझे नहीं पता, हमें ग्राउंड में पहुंच जाते थे। लेकिन उस दिन मुझे हैरत हुई जब उसने, बंद खिड़की थी उस दिन, खिड़की भी नहीं खुली थी, वो शीशे की खिड़की जिससे मुझे बाहर लेके जाता था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों खिड़की के आर पार हो गए। बंद खिड़की के अंदर से हम गुजर गए। मैं बच्चा था, मेरे जहन में भी ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि एक बंद खिड़की के अंदर कैसे हम गुजर सकते हैं। इंसान, इंसानी वजूद, जिस्म इंसानी कभी भी किसी दीवार या खिड़की से नहीं गुजर सकता सिवाय जिन्नात के। लेकिन जिन अगर आपका हाथ पकड़ लें तो आपको उड़ा के भी लेके जा सकते हैं और इस तरह आर पार गुजार भी सकते हैं। सो वो पहला दिन था जब मुझे उन्होंने शीशे की खिड़की के अंदर से आर पार गुजारा और मैं उसके साथ बाहर चला गया। मैं बच्चा था, बिल्कुल मेरे जहन में ये सवाल नहीं पैदा हुआ कि मैं कैसे उस खिड़की के अंदर से गुजरा, लेकिन ये मुझे याद ज़रूर था कि मैं इसके अंदर से गुजर जाता हूं। और अगली सुबह मैंने अपनी अम्मी से फिर वही जुमला दोहराया जो रात खेलने की वजह से मेरी टांगों में दर्द था, भागना कूदना इधर उधर, जो हम दोनों शरारतें करते रहे थे। तो मैंने अम्मी से कहा, मेरी टांगों में शदीद दर्द है, मैंने स्कूल नहीं जाना। और अम्मी आपको मैं बताऊं, मैं खिड़की के अंदर से गुजर गया था। माँ ने कहा, ये बच्चा है, पता नहीं कैसी बातें कर रहा है। मेरी माँ ने बिल्कुल भी उस पर तवज्जो नहीं थी। अब मेरा उस बच्चे के साथ खेलना इसी तरह जारी रहता। ये मुझे याद नहीं रहता था कि वो रोज़ आता है या नहीं आता। मैं नींद में होता, मुझे इतना याद था। जब बड़ा हुआ, उस वक्त नहीं ये बातें याद होती। जब बड़ा होता है तो इंसान को धुंधले वो सारे मंजर याद आते हैं जो उसके साथ गुजरे होते हैं, कि इस तरह वो मेरा हाथ पकड़ता था, इस तरह हम खिड़की के अंदर से जाते थे और इस तरह हम खिड़की के शीशे के आर पार हो जाते थे। एक रात मेरी आंख खुली तो बहुत ही भयानक मंजर था जो मैंने देखा। आज वो बच्चा नहीं आया था, खुद ही मेरी आंख खुल गई। और जो मेरी आंख खुली तो वो जो हमारा दरवाज़ा था इस कमरे में दाखिल होने के लिए, वो तकरीबन कोई अच्छा खासा लंबा था, 9 फुट लंबा था। लेकिन उस दरवाजे के सामने जो औरत खड़ी थी वो तकरीबन उस दरवाजे से भी 1-1.5 फुट ऊंची थी, यानी तकरीबन कोई 10 फुट के करीब वो औरत थी। उसके जो पहली चीज़ मेरे हाथों पे निगाह पड़ी, उसके जो नाखून थे वो इतने बड़े बड़े थे कि वो आगे से गोल गोल हो रहे थे। जैसे ख़वातीन अपने बालों को करली करने के लिए गोल गोल घुमा देती हैं, तो इतने बड़े थे कि आगे से टेढ़े मेढ़े गोल गोल हो गए थे। इतने बड़े उसके नाखून थे। और जैसे ही मेरे उसके हाथों पे निगाह पड़ी, इतने बड़े बड़े नाखून और गोल गोल घूम रहे थे, इतने बड़े थे। और साथ ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, उसके जो बाल थे वो खुले हुए थे,
नाक उसकी बहुत ज़्यादा लंबी थी, ये वाली जो थोड़ी थी उसकी, ये भी चूंच की तरह की थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, रेड कलर की उसकी आंखें थीं, और उसके जो दांत बाहर निकले हुए थे, उसका लंबा सा चौड़ा सा मुंह था, इंसानी मुंह से बहुत लंबा, एक्स्ट्रा लंबा मुंह था, और उसके अंदर से जो दांत निकल रहे थे बारीक बारीक छोटे छोटे दांत थे। उसका चेहरा काला स्याह था, और वो खौफनाक डाइन, वो खौफनाक चुड़ैल, वो खौफनाक भूतनी, जो भी नाम कह लीजिए, इसके नाखून इतने बड़े थे कि आगे से गोल गोल हुए हुए थे, टेढ़े मेढ़े से। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक औरत का जिसने अपने नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए थे, तो उसके भी नाखून सीधे नहीं, आगे से गोल गोल टेढ़े मेढ़े हो गए। तो ऐसे ही उसके नाखून थे। कहते मैंने जैसे उसको देखा तो मैंने चीखने की कोशिश की, मैं डर गया और मैं चीख रहा था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं चीख मार रहा था, मैं डर रहा था, लेकिन कुछ भी आवाज़ मेरे गले से नहीं निकल रही थी, और मैं चीखता रहा यहाँ तक कि मैंने बिस्तर की रज़ाई अपने ऊपर ले ली और चीखता रहा। लेकिन मेरे बहन भाइयों में से जो मेरे साथ सोए थे, किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। और जब सुबह हुई तो मैंने अपनी बहन और भाई से कहा कि रात मैं तुम्हें बुलाता रहा, चीखता रहा, तुमने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोले, हमें तो कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं आई। और यही बात मैंने अपनी माँ से कही कि रात इस तरह की मैंने एक औरत आंटी देखी थी, वो इस तरह थी, उसके इस तरह हाथ थे और ऐसा था ऐसा था। मैं चीखता रहा हूँ, इन लोगों ने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। तो मेरी माँ ने मेरे भाई और बहन से पूछा, तुमने आवाज़ सुनी थी इसकी? उन्होंने कहा नहीं, हमें तो इसकी कोई आवाज़ नहीं आई। मेरी माँ ने मुझे डांटा, पता नहीं क्या करते रहते हो, क्या सोचते रहते हो, किस तरह की बातें, कुछ भी नहीं होता। और माँ ने जिस तरह बड़े समझाते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, कोई इस तरह की आंटी नहीं होती, ये है वो है, तुम ना देखा करो, ये है वो है। और कहा कि ठीक है। मेरी बड़ी बहन से कहा, तुम भी रात को इसके ऊपर पढ़ के फूंक दिया करो, मैं भी पढ़ के फूंक दिया करूंगी। मेरा उस लड़के से अब भी खेलना, मिलना, आना जाना उसी तरह ही था, लेकिन कभी भी हम उस पीछे वाली हवेली में नहीं गए थे। वो उसी रास्ते से मुझे लेके जाता था, वो जो खिड़की थी जिसके हम आर पार, बंद खिड़की के आर पार गुजरते थे, लेकिन हवेली में नहीं, किसी और ग्राउंड में जाते थे जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त दरख्त थे, हरियाली थी। हाँ, वहां पे रात के टाइम भी परिंदे बोल रहे होते थे, वरना परिंदे रात को कभी भी नहीं बोलते। उस हरियाली, उस पार्क के अंदर रात को भी परिंदे चहचहा रहे होते थे। फिर एक रात ऐसा हुआ, तीनों, मेरी बड़ी बहन, उसके बाद दूसरे नंबर का मेरा भाई और मैं अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि पहली पहली आंख मेरी सिस्टर की खुली और उसने देखा वो जिस बिस्तर पर सो रही है वो उसका बिस्तर हिल रहा है। उसने जब अपने बिस्तर को हिलते हुए देखा तो साथ ही उसकी निगाह भाई के बिस्तर पे पड़ी, तो भाई का बिस्तर भी हिल रहा था और आगे आमिर बिलाल जो सोया था उसका बिस्तर भी हिल रहा था। वो समझदार थी, शायद जलजला आ गया। उसने ऊपर देखा, इधर उधर देखा तो पता लगा कुछ भी नहीं हिल रहा सिवाय इन तीनों बिस्तर्स के। और वो इतनी ज़्यादा हिलना शुरू हो गए कि आमिर कहता है मेरी भी आंख खुल गई और साथ लेटे भाई की भी आंख खुल गई। बहन तो पहले ही जाग रही थी। और जब हम तीनों ने देखा हमारे बिस्तर हिल रहे हैं इतने ज़्यादा, तो हम तीनों अपने बिस्तर से उतरे और हमने दरवाज़ा खोल के वो जो साथ सिटिंग रूम था उसकी तरफ भागे। लेकिन हमारे मुंह से, तीनों के मुंह से चीखें निकल रही थीं। हम शदीद डरे हुए थे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस घर में वो 3 बिस्तर हिल रहे थे और कुछ भी हिल नहीं रहा था। ज़लज़ले आने की सूरत में पूरा घर हिलता है सबके, वो सिर्फ 3 बिस्तर हिल रहे थे। हम चीखते रहे, अपनी मामा पापा को आवाज़ें देते रहे, किसी तक हमारी कोई आवाज़ नहीं गई। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जा सके। डरे सहमे हम सिटिंग रूम में बैठे रहे, यहाँ तक कि हमारी बहन हम दोनों भाइयों को ऐसे गले लगा के बैठी रही। हम डरे रहे। हम दोनों तो शायद सो गए, बहन हमारी जागती रही यहाँ तक कि सुबह हो गई। और ये बात हमने अपनी माँ को बताई, बहन ने बताई और हमने भी गवाही दी, हाँ माँ ऐसे रात हुआ था। लेकिन हैरत ये थी, वो माँ से लड़ रही थी कि हम लोग इतने चीखते रहे, आपको आवाज़ें देते रहे, आपने हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी। माँ ने कहा हम इतनी गहरी नींद भी नहीं सोते कि आप लोग चीखे मारो और हमें आवाज़ ही ना, ये हो नहीं सकता। पहले वो आमिर इस तरह की बातें करता था, फिर बेटी से मुखातिब, अब तुम इस तरह की बातें करी हो, क्या हुआ है, किससे डर रहे हो, क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ। और 2-3 दिन उसके बाद
ना वो बच्चा मेरे साथ खेलने के लिए आया, ना वो बुरी वाली आंटी मुझे नजर आई, और ना हमारे बिस्तर हिले। हम सोए तो अपने कमरों में, लेकिन कुछ भी ना हुआ। हम डरते डरते सोए, लेकिन फिर भी आंख लग गई, कुछ भी ना हुआ। 3-4 रातें हमारी सुकून से गुजर गई। ये भी एक रात का पहर था। आमिर कहता है मेरी आंख उस आवाज से खुली जैसे कोई भारी भरकम चीज ऊपर से हिला रहा हो, इतनी भारी जिससे इतना शोर पैदा हो रहा था जैसे मकान गिर जाएगा। और मैंने देखा कि उस शोर से जहां मेरी आंख खुली थी, साथ ही मेरी बहन और भाई की भी आंख खुल गई उस आवाज से जो ऊपर थी। क्योंकि मैं पहले जाग चुका था, तो मैंने कहा आप ही ये आवाज आ रही है? उसने कहा हाँ हमें भी आ रही है। और आवाज़ ऐसी थी कोई भारी भरकम, जैसे कोई इतनी भारी भरकम चीज़। सबसे ज़्यादा भारी भरकम जो घर के अंदर होता है बेड ही होता है, वो बेड से भी कोई भारी भरकम चीज़ को घसीटा जा रहा था, ऐसे जैसे छत गिर जाएगी। हम काफ़ी देर वैसे डरे सहमे वहाँ पे लेटे रहे, लेकिन उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। काफ़ी देर जब आवाज़ ना आई तो मेरी बहन ने कहा चुप करके सो जाओ। उसने खुद भी अपने ऊपर पढ़ के दम किया और हम दोनों भाइयों पे भी पढ़ के दम किया, और यूं हम सो गए। इस बात का भी वालिदैन से जिक्र किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो सो रहे थे, इतनी आवाज़ तो बेड घसीटने से ही हो सकती है, जबकि हमने बेड भी नहीं घसीटा। कुछ दिन फिर सुकून से गुजरे कि फिर एक वाक़या ऐसा हुआ जिससे हम तीनों बहन भाई शदीद खौफजदा हो गए। ये रात का पहर था, पूरे कमरे के अंदर खामोशी थी, सब गहरी नींद सो रहे थे कि दरमियान में जो मेरा भाई लेटा था उसकी आंख खुली और उसने ज़ोर से चीख मारी। उसके चीख मारने से बड़ी बहन और आमिर भी जाग गए। मंजर ही इतना खौफनाक और भयानक था। हम तीनों के पहले बिस्तर थे जो हिलना शुरू हो गए थे, ज़लज़ले की सूरत में जिस तरह हिलते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये थी कि हम तीनों के जो बिस्तर थे वो हवा में लहरा रहे थे। किसी ने हमारे बिस्तरों को ऊपर उठा दिया था, इतना ऊपर उठा दिया था कि हमारी बहन जो बड़ी थी वो छलांग मार के तो नीचे उतर गई। मैं और मेरा भाई नीचे नहीं उतर पा रहे थे, इतना ऊंचे हमारे बिस्तर हवा में लहरा रहे थे और हल्के हल्के कांप रहे थे। जब भाई ने मंजर देखा कि हवा में बिस्तर लहरा रहा है और हम उन्हीं बिस्तरों में सोए हैं और वो ऊपर हवा में खड़े हैं, किसी ने उनको ऊपर उठाया हुआ है, तो उसने चीख मारी और साथ ही मेरी बहन की भी आंख खुल गई। और जब उसने देखा कि दोनों छोटे भाई भी जाग गए हैं और जो बिस्तर है हल्के हल्के, उसी दिन की तरह तो नहीं कांप रहे, उस दिन तो बहुत ज़्यादा हिल रहे थे, आज हल्के हल्के कांप रहे हैं। लेकिन कांपने के साथ साथ उसकी निगाह पड़ी तो वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचे हैं। अब वो बड़ी थी तभी वो छलांग मार के, क्योंकि काफ़ी ऊंचे थे, उसको भी नीचे छलांग मारनी पड़ी। उसने जल्दी से नीचे छलांग मारी उस बिस्तर से और भाग के दरमियान वाले भाई को उठाया, नीचे रखा। इसी तरह आमिर को भी पकड़ा और नीचे उतारा। और उसी वक्त आमिर कहता है मैंने भी, मेरे भाई ने भी, मेरी बहन ने भी, तीनों ने देखा कि बिस्तर अभी भी हवा में लहरा रहे थे और उनके नीचे कुछ भी नहीं था। कोई ऐसी ताकत हमें नज़र नहीं आई जिसने इनको ऊपर उठाया हुआ हो, अभी भी हवा में लहरा रहे थे। मेरी बहन ने खौफ के मारे हम दोनों को तो नीचे उतार दिया था और ख़ुद भी छलांग मार के उतर गई थी। उसके बाद हम चीखते हुए भागे, अपने अम्मी अबू को आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन आज भी वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। तभी हम चीखें मारते मारते उस खिड़की की तरफ चले गए जो साथ वाली घर जो था किसी का, वहाँ पे खुलती थी। और वहीं हम जब ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे तो उनकी आंटी जो साथ वाले घर में रहती थी हमारी चीखें सुन के बाहर आ गई और वो हमसे मुखातिब हुई, क्या हुआ है? हमने कहा आंटी हमारे कमरों के जो बिस्तर हैं वो इस तरह हिल रहे हैं और हम इसलिए खौफजदा होकर चीखें मारे। तो उसने कहा परेशान मत हो। वहीं से खड़ा होकर हमें हौसला देती रही और हमारे साथ बातें करती रही। और उसके बाद उन्होंने कहा आपके अम्मी अबू नहीं जागे? हमने कहा हम चीखें मारे हैं लेकिन वो हमारी आवाज़ें उन तक पहुंच नहीं रही, या क्या हुआ पता नहीं, उनको हमारी आवाज़ें नहीं जाती। खैर उसके बाद जब हमने देखा तो वो बिस्तर वापस अपनी जगह पे आ गए। तो उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ। आंटी ने कहा मैं पढ़ रही हूँ, तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। जाके हमारी बहन को कहा देखो कुछ भी नहीं होगा कमरे में। उसने पढ़ के आंटी ने वहीं से फूंका और हमारी बहन ने डरते डरते जब उस कमरे में जाके देखा तो कमरे में
कुछ भी नहीं था। बिस्तर जो हवा में थे वापस अपनी जगह पे ज़मीन पे रखे हुए थे। तब उसने आंटी को आके बताया, आंटी अब बिस्तर अपनी जगह पे है। उसने कहा ठीक है, अब तुम यहीं इस कमरे में रहो, मैं तो तुम्हारे घर इस वक्त नहीं आती, सुबह मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगी। और सुबह ऐसा हुआ जब हमने अपने अम्मी अब्बू को बताया कि रात हम फिर चीखते रहे हैं, हमारे कमरों में ये हुआ है, आपको आवाज़ ही नहीं आई, तो वो फिर हैरान हुआ कि कैसे हो सकता है तुम लोग चीखो और हमें आवाज़ ना आए। नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर हमने कहा हमने रात इस तरह साथ वाली आंटी को बताया था और उन्होंने भी हमें सारा ये देखा था और किया था। और आंटी को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा हाँ, आपके बच्चे रात को चीखते रहे हैं और इतनी ऊंची आवाज़ में चीखते रहे, हैरत है आपको आवाज़ क्यों नहीं आई। तभी फैसला किया गया कि ये मामला इसका मतलब है वहम का नहीं है। आंटी भी गवाही दे रही हैं, बच्चों के साथ दूसरी दफ़ा हो रहा है और बिस्तर इस तरह लहरा रहे थे, बच्चे चीखे मारते हैं और माँ बाप हैरान ये थे हमें क्यों नहीं आवाज़ आती। घर इस अंदाज में बना था कि बच्चों के चीखने पे फ़ौरन उनको आवाज़ जानी चाहिए थी। साथ वाली आंटी उठ के आ गई चीखों से, वो क्यों नहीं उठ रहे थे। अम्मी अब्बू भी परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि किसी नेक बुज़ुर्ग को इसको दिखाना चाहिए। पापा ने किसी से बात की, उनसे राब्ता हुआ और उन्होंने एक बुज़ुर्ग का बताया कि वो पैसे नहीं लेते, वो नेक हैं, वो लोगों से मिलते नहीं, ना ही वो इस तरह काम करते हैं, लेकिन वो एक नेक बुज़ुर्ग हैं, आप उनसे मिलें, वो आपका काम कर देंगे। पापा जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा मैं आपके घर आऊँगा। और वो यूँ हमारे घर आए। पूरे घर का जब उन्होंने विज़िट किया तो वो जो बिल्कुल नीचे घर में मेन गेट से दाखिल होते ही नीचे 2 कमरे बने थे, उन्होंने उनके अंदर भी जब चक्कर लगाया तो कहा पूरा घर क्लियर है, लेकिन आपके नीचे वाले जो 2 कमरे हैं वहीं एक कमरे के अंदर एक नेक बुज़ुर्ग हस्ती रहती है और जो दूसरा कमरा है वहीं पे एक बूढ़ी डाइन रहती है जिसका बेटा भी उसके साथ है। और वो जो फलां वाला कोना है उस कोने के अंदर वो डाइन का शुरू से बसेरा है। और जब घर बन गया तब भी उसने इस घर को नहीं छोड़ा, वो अपने बेटे के साथ उसी ही कमरे में रहती है। वो जो नेक बुज़ुर्ग है वो इबादत गुजार है, वो किसी मामले में दखल नहीं देता, लेकिन दोनों कमरे में बसेरा है। एक में अच्छी चीज़ और एक में बुरी डाइन और उसका बेटा रहते हैं। लेकिन परेशान ना हो, मैं कील गाड़ देता हूं, दोबारा वो इस घर में नहीं आ सकेगी। वो इस घर से वाबस्ता है, उस घर से उसकी यादें हैं पुरानी, वो यहीं पे आबाद है, घर बनने से भी पहले कि वो यहीं पे आबाद है। लेकिन जब तक ये कील लगे रहेंगे वो यहाँ कुछ नहीं कर सकेगी। कील किसी ने निकाल दी है तो वो ज़रूर वापस आ जाएगी और फिर नुकसान पहुँचाएगी। हो सकता है सामने भी ना आए, लेकिन ज़रूर नुकसान पहुँचाएगी। और उन्होंने पढ़ाई करने के बाद कील मंगवाए, उन पे पढ़ाई की और घर के अंदर कील गाड़ दिए। और ऐसा ही हुआ, जब कील गाड़ दिए गए तो उसके बाद दोबारा से उस घर में कुछ भी ना हुआ। वो कील गाड़ना उस घर में आखिरी रात थी उन बुरे वाक़यात की जो उस घर में हो रहे थे। सब कुछ सुकून में आ गया। इस घर के अंदर रहते हुए पापा ने बहुत पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी हुई। पापा इस घर को अपने लिए लकी घर समझते थे, लेकिन सिवाय इन वाक़यात के जो बच्चों के साथ हुए थे और कुछ भी नहीं था। जब कील गाड़ दिए गए तो उसके बाद ये मामला भी रुक गया। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि बच्चे जवान हो गए। आमिर कहते हैं मैं भी इस काबिल हो गया, तालीम मुकम्मल हो गई। जो बड़ा भाई मुझसे था उसने भी अपनी तालीम मुकम्मल कर दी, लेकिन वो जॉब कभी करता था, कभी छोड़ देता था, करता था, छोड़ देता था और घर में ही रहता था। पैसे सब कुछ घर में था, उसको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मुझसे छोटी एक बहन भी हो चुकी थी, अब वो भी जवान हो चुकी थी। यूँ सबसे पहले मामा पापा ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। जहाँ तक बेटों का ताल्लुक़ था, मुझसे जो बड़े वाला था वो तो सुस्त हो चुका था। मैंने तब वालिदैन से कहा कि मैं तो रोज़गार पे लग चुका हूँ, अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी शादी कर दीजिए। यूँ जो मेरी लव मैरिज थी घर वालों के सामने, वो मैंने इस अंदाज में उनको बताया कि घर वालों को लगा कि ये अरेंज मैरिज है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते थे। हमारी असल में ये लव मैरिज हो रही थी, लेकिन इस अंदाज में ये तय हुई जैसे घर वालों ने ये रिश्ता तय किया है और ये अरेंज मैरिज है। यूँ ये रिश्ता तय हो गया। 1 महीने बाद रुखसती थी। अब घर वालों ने फैसला किया कि वो जो नीचे बड़े वाला कमरा है ड्राइंग रूम के साथ, मेहमान खाने के साथ, उस कमरे को सेट वगैरह कर देते हैं और आमिर वहीं पे अपनी बीवी को ब्याह के ले आएगा।
जब नीचे वाले कमरे का मुआयना किया गया तो काफ़ी अरसा बंद रहने की वजह से उस कमरे की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसकी जो छत थी वो अच्छी खासी ख़राब हो गई थी, सेम थोर जिस तरह होता है, और चूना गिरना शुरू हो जाता है, पेंट ख़राब होना शुरू हो जाता है, वो सारा वो हो जाता है। तो इसी अंदाज में हो गई थी। और जब मिस्त्री को बुला के दिखाया गया कि इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये गिरा के दोबारा से नई डालनी पड़ेगी, वरना किसी वक्त भी ये गिर सकती है। ये इतना अर्सा बंद रहा है, आप लोगों ने भी तवज्जो नहीं दी, इस तरफ आए ही नहीं है, तो इसको हमें दोबारा से सारा गिरा के नया बनाना पड़ेगा। अब शादी को 1 महीना रह गया था और वो गिराने और बनाने की बात कर रहे थे, उस कमरे की उस छत को, उस हिस्से को तोड़ के। यूँ हमने कहा ठीक है, जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा बंदे लगाएं और आप उसको बना दें। उन्होंने अपने साथ और काफ़ी बंदे लगाए क्योंकि टाइम बहुत कम था। उस एरिया को तोड़ फोड़ दिया जितना वो कर सकते थे। मिस्त्री मजदूर आए, जल्दी से उन्होंने तोड़ फोड़ करके कमरे को उन्होंने बेहतरीन सेट कर दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस एरिए में जहाँ पे वो मजदूर आ रहे थे, काम कर रहे थे, वहीं पे एक कील भी लगा था जो उनको नहीं पता था, कि ना किसी ने उनको बताया कि ये पढ़ के इस एरिए में, इस कोने में गाड़ दिया गया था। ये वो कोना था जहाँ पे वो डाइन और उसका बेटा रहते थे। वो छोटा बच्चा जो मुझसे खेलता था, माँ की तरह चूंच वाला, लंबे जिसके कान थे। उन्होंने छत बनाते हुए वो कील भी वहाँ से निकाल दिया। यूँ मेरी शादी हुई और मैं अपनी बीवी को ब्याह के इस घर में ले आया। हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन घर के अंदर आते ही ऐसे दोनों की बेचैनी शुरू हो गई कि हम अच्छे खासे बैठ रहे होते, हंस खेल रहे होते, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते। नई नई हमारी शादी हुई थी कि एकदम से हम दोनों को गुस्सा आ जाता और हम लड़ना शुरू कर देते। ऐसे लड़ना शुरू कर देते कि हमें समझ ही ना आती और लड़ाई बढ़ती जाती। शादी के 1-2 महीने के बाद ही वो जो हमारी लव मैरिज थी ऐसी लड़ाई में बदली, ऐसी हम शदीद लड़ना शुरू हो गए कि समझ ही कुछ ना आए। बीवी भी जब हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाए तो वो खुद कहे कि मुझे समझ नहीं आती मैं आपसे क्यों लड़ी हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, दिल से आपकी इज्जत करती हूँ, दिल से प्यार करती हूँ, मैं लड़ क्यों पड़ी हूँ आपसे। और मुझे भी एहसास होता, हाँ मैं भी तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं देखता, मुझे भी तुमसे उतना प्यार है, तो मैं क्यों लड़ा हूं तुमसे। हम एक दूसरे से सॉरी करते, लेकिन फिर से हमारी लड़ाई हो जाती। वजह कुछ भी समझ ना आ रही थी। और यहाँ तक कि हमारी लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि ये लड़ाई ऊपर वालदैन तक भी पहुंच गई कि मैं अपने वालदैन से भी लड़ना शुरू हो गया। इस लड़ाई झगड़े में चलते हुए बेसकूनी जो घर के अंदर हो रही थी मेरी और मेरी बीवी के अंदर, दोनों बहनों की वैसे भी शादी हो चुकी थी। अब इसके घर के अंदर मैं और मेरी बीवी नीचे रहते थे, ऊपर दरमियान वाले पोर्शन में जहाँ पे पहले हम 3 बहन भाई रहते थे, अब वहीं पे मुझसे जो बड़ा भाई था वो रहता था। वालिदैन अभी भी ऊपर थे। लेकिन बेसकूनी और जो बदमज़गी जो पैदा होती जा रही थी, वो लड़ाई जो बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि तलखी वालिदैन तक भी पहुँच गई। मैं वालिद के साथ भी अजीब सा हो जाता। क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कि वहीं पे मेरी शादी के 6 महीने बाद मेरी वालदा जो बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई भी किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, उनके टेस्ट हो चुके थे कुछ अर्सा पहले, सब कुछ उनका बेहतरीन था, कुछ भी उनको नहीं था, कि अचानक से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। ना सिर्फ वो अल्लाह को प्यारी हुई, बल्कि उस वक्त भी एक ऐसी अजीब व गरीब सूरत हाल बनी मेरे साथ। मैं जिस तरह आया, वो मुझे तफसील से बता रहे थे। मैंने कहा मैं इसको कहानी में नहीं बताऊंगा, अभी कहानी सुनाने से पहले मेरी उनसे बात हुई है। वहाँ पे भी एक अजीब सी सूरत हाल हो गई, ऐसी जो वो बेटा कभी भी नहीं चाह सकता। उसकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई हो, रूह परवाज कर गई हो, और खाकी जिस्म वहाँ घर में मौजूद हो। कभी बदमज़गी पैदा नहीं होती, इंसान तो रो रो के पागल हुआ होता है, अफसुर्दा होता है। वहाँ पे भी कुछ ऐसा हो गया। खैर, जैसे कैसे वालदा उस खाकी जिस्म को, मट्टी से बने जिस्म को जिसकी रूह परवाज कर जाती है, रुखसत किया जाता है, गुस्ल दे के, कफन पहना के मनो मट्टी के अंदर दफना दिया गया। और वहीं पे मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब अलग रहूँगा, या शायद मेरे ख्याल में उससे थोड़ा सा पहले ही, वो वालदा की वफ़ात से भी थोड़ा सा पहले, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये सेपरेट हो गए। इन दोनों मियाँ बीवी ने फ़ैसला किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। और ना रहने की भी वजह ये थी कि वो कहते हैं कि
जहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा बदमज़गी पैदा हो रही थी, वहीं पे कभी कभी फील होता था जिस कमरे में हम रहते थे उसके साथ एक अटैच बाथ था, और उसके साथ एक और आगे अटैच बाथ था जिसका साथ एक ड्राइंग रूम कह लीजिए, बैठक कह लीजिए। हमें अक्सर ऐसे सुबह सुबह आवाज़ आती थी जैसे बाथरूम के अंदर अजान से थोड़ी देर पहले कोई वुज़ू कर रहा है। नलका खुलने की आवाज़ आती है, और बाकायदा जैसे जब कोई वुज़ू करता है ना, नलका खुला हुआ हो तो पानी कुछ देर चलता है, उसके आगे फिर कोई हाथ करता है, फिर छींटे मारता है। छींटे की आप मुंह पे छींटा लगाएं तो नीचे पानी आवाज़ गिरने की आवाज़ आती है। बिल्कुल एक महसूस होता है जैसे कोई वुज़ू कर रहा है, ऐसे क्लियर महसूस होता। और वुज़ू करने के बाद बाकायदा साथ वाला जो कमरा था, ड्राइंग रूम कह लीजिए, उसके दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती और मेन गेट खुलने की आवाज़ आती। इस घर का जो मेन गेट था उसको कोई मेन गेट को खुलता और बाहर जाता था। और जब हम तीनों बहन भाई छोटे थे और ऊपर वाले कमरे में रहते थे, वहाँ पे भी अक्सर ऐसा होता था कि हमारे कमरे की जो कुंडी थी, हमारी आंखों के सामने आवाज़ आती कोई कुंडी खुलने की, और हम तीनों जाग जाते थे। अब कुंडी की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे कोई हमें जगा रहा हो, कोई बाकायदा जगाता, और हम तीनों बहन भाई जाग जाते और हमारी आंखों के सामने खुद से कुंडी कटक 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 कोई कुंडी को बंद करता और उसके बाद दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से हिलाता था। ये उन दिनों की बात है जब हम चीखे मारते थे और हमारे माँ बाप हमारी आवाज़ नहीं सुनते थे। वो जो वाक़या हुआ था, हवा में हमारे बिस्तर लहराए थे, उससे भी पहले का वाक़या है कि अक्सर ऐसा होता था, दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे, उनकी कुंडियां खुद ब खुद बंद होती थीं। दरवाज़ा खुल गया और उसके बाद ज़ोर से धड़ास करके बंद होता था और हमारी आंखों के सामने कटक करके कुंडी लगा दी जाती और फिर खुद से कुंडी खुलती और दरवाज़ा खुल जाता। शुरू में तो एक दो दफ़ा हुआ कि दरवाज़ा खुला और कुंडी बंद हुई, लेकिन उस दिन जब बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा डज करके बंद हो जाए, खुल जाए, बंद हो जाए, खुल हो जाए, बंद जाए, और कुंडी खुले बंद करे, उस दिन भी हमने बहुत चीखें मारी थी। लेकिन वो चीखें भी हमारी वालिदैन ने नहीं सुनी थी, क्योंकि ये मैं भूल गया था, तो मैंने इसको वहाँ पे ऐड कर दिया। खैर, वो कहते अक्सर आवाज़ आती कि कोई वज़ू कर रहा है और वज़ू करने के बाद बाहर का दरवाज़ा खुलता और चला जाता। मेरी बीवी भी इस आवाज़ को क्लियर सुनती थी और मैं भी। और एक दिन मेरी बीवी ने कहा, आप उठ के देखें तो सही कि वाकई साथ वाले कमरे का जो दरवाज़ा है रात मैंने बंद कर दिया था, मुझे अच्छी तरीके याद है वो बंद है, और जो मेन गेट है वो भी अंदर से बंद है। आप चेक करें क्या माजरा है। और जब मैं उठ के गया और मैंने जाके साथ वाला कमरा देखा तो उसका दरवाज़ा लॉक नहीं था, खुला हुआ था। और मैं जब मेन गेट की तरफ गया तो मेन गेट भी अंदर से खुला हुआ था। तभी मैंने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें याद है तुमने बंद किया था? उसने कहा 100% याद है, मैंने बंद किया था, मेन गेट भी ये भी, लेकिन दोनों खुले हुए थे। अगली रात मैंने फैसला किया मैं खुद बंद करूँगा, और ऐसा ही हुआ। रात के टाइम मैंने साथ वाले दरवाजे को अच्छी तरीके लॉक किया, मेन गेट को भी लॉक किया। लेकिन उसी तरह जब सुबह आवाज़ आई वज़ू करने की और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और मेन गेट खोलने की आवाज़ आई, तो मैं उठ के पीछे गया तो साथ वाला रूम भी खुल चुका था और मेन गेट भी खोल के कोई बाहर गया था। तभी मेरी बीवी ने कहा, आप चेक करें अगर कोई बाहर गया है क्या घर के फ़र्द मौजूद हैं। तो मैंने ऊपर जाके देखा, सब अपने कमरों में थे, जो अब रह रहे थे उनमें से कोई बाहर नहीं निकला था। यहाँ तक कि मैं देखता भी रहा काफ़ी देर के शायद कोई वापस आया, अगर जो गया है नमाज़ पढ़ के वो वापस भी आएगा, तो कोई भी वापस ना आया। यहाँ तक कि सब फिर अपने अपने कमरों से बाहर निकले। तब मैंने देखा कि घर के लोग घर में ही मौजूद थे, उनमें से कोई भी नहीं निकला। जो बाहर गया था वो वापस नहीं आया था। वो वापस आ भी कैसे सकता था, क्योंकि जो मेन गेट खुला हुआ था मैंने उसको अंदर से कुंडी लगा दी थी और इंतज़ार में था जो भी अब बाहर गया है वो आके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। लेकिन कोई भी अंदर दाखिल नहीं हुआ था और रात को भी कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। हम दरवाजे बंद करते थे जब मेन गेट को, और साथ वाले कमरे को भी लॉक करते थे, तो अंदर चेक करते थे, अंदर कोई भी नहीं होता था। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरी बीवी और मेरी कीमती चीज़ें अब बाकायदा चोरी होनी शुरू हो गई थी। ये शिकायत पहले मेरी बीवी ने कही कि उसका सामान कमरे में रखा होता है और उसको नहीं मिलता, और उसके बाद मेरे भी पैसे और इस तरह की कीमती सामान रखा होता और वो गायब हो जाता। जब
ये वाक़यात बढ़ने शुरू हो गए, सामान ज़्यादा हमारा गायब होना शुरू हो गया, तो हमने यही इजहार किया, यहाँ पे वो जो मखलूक थी उसको तो बंद कर दिया गया था, उसका तो कील गाड़ दिए गए थे, वो तो ये हरकत कर नहीं सकती, तो फिर कौन है ये जो हरकत कर रहा है? घर का कोई फ़र्द है? जो बच चुके हैं, बहनें तो गई। और उन्हीं दिनों वो वाक़या भी हो रहे थे कि कोई वज़ू करता और बाहर जाता, तब हम हैरान थे, इंसान तो ये है नहीं, क्योंकि नज़र नहीं आता। क्योंकि एक दफ़ा जब वज़ू की आवाज़ आई तो अभी 7 वाला दरवाज़ा नहीं खुला था, अभी उसकी खुलने की आवाज़ नहीं आई थी, और उसके खुलने के बाद मेन गेट के खुलने की आवाज़ आई थी कि मैं बाहर ही पहुंच गया देखने के लिए कौन बाहर निकलता है। तो बाकायदा दरवाज़ा मेरी आंखों के सामने खुला। पहले वो वज़ू की आवाज़ आती रही, जैसे ही नल का बंद हुआ तो मैं बाहर चला गया, मेरी आंखों के सामने वो दरवाज़ा भी खुला, बाहर कोई नहीं आया। और उसकी थोड़ी देर के बाद ही वो जो मेन गेट था उसको भी खोला गया, और मेन गेट खोल के जैसे कोई बाहर जाता है और बंद कर लेता है, बाहर जाके बंद कर दिया गया। तो वो क्लियर हो गया था उस दिन कोई ये इंसान नहीं है। अब एक बात तो थी कि कोई नेक हस्ती, जिसके बारे में हमें पहले ही उस नेक बुजुर्ग ने बताया था कि वो नेक बुजुर्ग भी रहते हैं, और जिस कमरे में मेरा बसेरा था उस कमरे में वो डाइन और उसका बेटा रहता था। तभी जब ख्याल आया और चोरियां बढ़ती गईं और हम लोग गुस्से में उस घर को छोड़ने पे मजबूर हो गए, दोनों मियाँ बीवी ने, तंग आके कि चीज़ें चोरी होती जा रही हैं, नफ़रत बढ़ती जा रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है, पापा के साथ भी मेरा रवैया इस तरह का हो गया है कि मामला ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो हम दोनों मियाँ बीवी कहीं और शिफ्ट हो गए। और तब जब हम एक और घर में शिफ्ट हो गए, तब हमें याद आया कि वो जिस कमरे में हमारा बसेरा था उस कमरे की तो छत नई बनी है, जिस कोने में वो कील को गाड़ा गया था वो तो उतर गया था कि हमने कभी वो कील देखा भी नहीं था। तब मेरी बीवी ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता कील का, मुझे तो पता था क्योंकि मेरी शादी से पहले का ये वाकया था, और मौका भी मिला हमें वहाँ पे जाके देखने का, वहाँ पे वो कील नहीं था। लेकिन फिर हम उस घर के अंदर वापस नहीं जा सके। एंड पे जो उन्होंने बात कही है, मुझसे सवाल पूछा है, वो ये कि आज 20 साल हो गए हैं वो अपने वालिद से उनकी बोल चाल बंद है। वो जो मियाँ बीवी हम लव मैरिज जो हम दोनों ने, आमिर कहते हैं, की थी, और हमारी शदीद लड़ाई हो रही थी, जब हम उस घर से बाहर निकले तो हमारी लड़ाई होनी बंद हो गई। हम दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल खुशी से रहना शुरू हो गए। लेकिन आज भी वालिद साहब के साथ बोल चाल 20 साल हो गए हैं बंद है। वालिदा अल्लाह को प्यारी हो गई थी, जो बहनें हैं, भाई है, उससे भी बोल चाल बंद है। उस घर के अंदर सिर्फ अब वालिद साहब अकेले रहते हैं, भाई भी वो घर छोड़ चुका है। लेकिन शायद ऐसे हालात उस घर के अंदर पैदा हुए जहां पे दोनों मियाँ बीवी, अगर हम उस घर को ना छोड़ते तो शायद हम भी अलग हो चुके होते, हमारे बीच में तलाक हो चुकी होती। लेकिन हम बच गए किराए पे। जब हम वहां से उठ के हम एक और घर पे आ गए, हम बच गए। बट मां ना रही। आज 20 साल बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाप से बोलचाल बंद है, वो जो भाई था उससे भी बोलचाल बंद है, वो जो बहनें थी उनके साथ भी कोई राब्ता नहीं। सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का। माँ तो रही नहीं, बाकी जितने भी बहन भाई और वाले साहब हैं, हम में से किसी का भी एक दूसरे के साथ कोई राब्ता नहीं है। हम कोशिश भी करते हैं वाले साहब को कॉल करने की, वो हमसे बात नहीं करते, वो हमसे नहीं बोलते। सिर्फ मुझसे नहीं, किसी भी बेटों से या बेटी से नहीं बोलते। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे, किसी से भी नहीं बोलते। और आज हम अलग ही रह रहे हैं। आज भी वो हमारा घर है, उसी जगह लाहौर में मौजूद है। आज भी उसके पीछे वो 3 कनाल की वो पुरानी हवेली, टूटी फीटी हवेली वहां पे मौजूद है। मां अल्लाह को प्यारी होगी और 2 बेटे और बेटियां उस घर से जा चुके हैं। सिर्फ अकेले वालिद रह रहे हैं, लेकिन वालिद किसी से नहीं बोलते। मुझसे उन्होंने सवाल पूछा, इसकी वजह क्या है, क्यों ये ऐसी नफ़रत है और क्यों इस वजह से है। तो तब मैंने उनको जवाब दिया, वो जो कील था, वो कील निकलना ही इस तबाही और बर्बादी की सारी वजह है। वो जो नफ़रतें फैली हैं, जिस तरह आपने कील गाड़ के, उन बुज़ुर्ग ने कील गाड़ के उसके घर से बेघर कर दिया था, तभी वो उस मखलूक ने फैसला किया था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इन सबको बेघर कर दूंगी और इनके बीच में इतनी दूरी पैदा कर दूंगी कि कभी
एक दूसरे से बात भी ना कर सके। और जब उसको मौका मिला, मज़दूरों ने काम करते वो कील निकाल दिया, तो ऐसा ही हुआ, उसने सबको इतना दूर कर दिया कि आज दिलों में मोहब्बत की जगह नफ़रत है। लेकिन आप मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला ये जो सिलसिला आपका हुआ है, मैं इस वक्त स्टोरी में तो नहीं बताता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं इसको कोशिश करूँगा और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह हो जाएगा कि वो जो आपका मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है, जो आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, इंशाअल्लाह आपका सिलसिला पहले की तरह उसी तरह शुरू हो जाएगा। और फिर आप बहन भाई और स्पेशली वाले साहब, आप ना सिर्फ राब्ते में आ जाएंगे बल्कि पहले की तरह मोहब्बत भी हो जाएगी। ये उन असरात की वजह से हुआ है जो कील निकलने की वजह से हुए हैं। हुआ क्या था, जब उन्होंने कील गाड़ा था तो वो एक होता है गाड़ना इस तरीके कि अब वो ज़िंदगी भर कील निकल भी जाए तो वो नहीं आएगी। एक होता है कील निकल गया तो वो आएगी और बहुत कुछ बदले में करेगी। तो वही हुआ, कील निकला तो उसने बदले में ये सब कुछ आपके साथ किया है। आमिर बिलाल भैया मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह मामलात अल्लाह ने चाहा, मैं तो एक वसीला हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े इससे अल्लाह ताला ने मुझसे काम कराएं तो इंशाअल्लाह ये काम भी हो जाएगा। ये उनकी कहानी थी। उनका जो सवाल था मैंने जवाब भी दे दिया कि वो जो बुज़ुर्ग कील काट के गए थे वो परमानेंटली काट के जाते कि अगर कील निकल भी जाए तो तब भी वो वापस नहीं आ सकेगी, लेकिन वो करके ऐसा गए कि मौका मिला तो उसने तबाही कर दी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, OCS का हिस्सा बनाऊंगा। वॉइस मैसेज में भी कहानी भेज सकते हैं और लिख के भी भेज सकते हैं, दोनों सूरतों में। एंड पे आपने लिखना है स्टोरी STORY या फिर लिख सकते हैं OCS O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। ऑफ कैमरा स्टोरी की जो पहले हर्फ हैं OCS, आप OCS लिख दें या स्टोरी लिख दें तो मुझे समझ लग जाएगी आपने मुझे कहानी भेजी है, तो आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है पाकिस्तान का कोड 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ 00923136655500। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।